नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेता ए एंटनी के बेटे हैं अनिल एंटनी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ज्वाइनिंग कराई है और साथ ही साथ आपको बता दें कांग्रेस नेता ए एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बताए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ज्वाइनिंग कराई है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं अनिल एंटनी। तो बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस नेता पूर्व रक्षा मंत्री ए एंटनी के बेटे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अपने एक ट्वीट के चलते कांग्रेस के लिए वो विलेन बन गए थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जनवरी में कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया था। दरअसल पीएम मोदी और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का उन्होंने विरोध किया था। ये कांग्रेस पार्टी की लाइन से अलग स्टेटमेंट था। तो बता दें कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए एंटनी के बेटे अनिल एंटनी गुरुवार को यानी कि आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करने वाले उनके ट्वीट के बाद जनवरी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस में कई लोग सोचते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मेरा धर्म ऐसा नहीं है। मेरा धर्म इस देश के लिए काम करना है। इस दौरान अनिल ने बात कही। अनिल एंटनी ने कहा कि मेरा मानना है कि पीएम के नेतृत्व में हमारे पास अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाने का विजन है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम के राष्ट्र निर्माण के विजन में योगदान देना मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। बता दें जनवरी महीने में ही अनिल एंटनी अपने एक ट्वीट के चलते कांग्रेस के लिए विलेन बन गए थे। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। अनिल एंटनी ने पार्टी से इस्तीफा देते वक्त कहा था कि मुझ पर एक ट्वीट को डिलीट करने के लिए असहिष्णुता के साथ दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा वे लोग कर रहे थे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़े होने की बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ट्वीट डिलीट करने से मना कर दिया। इसके साथ ही अनिल ने इस्तीफे का पत्र भी ट्वीट किया। तो आपको बताते चले पूर्व रक्षा मंत्री ए एंटनी के बेटे हैं अनिल और उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अनिल एंटनी ने बीजेपी से जुड़ने के अवसर पर कहा कि आजकल कांग्रेस के कई नेता ये मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार की सेवा करना है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनका धर्म राष्ट्र की सेवा करना है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और मनमोहन सिंह सरकार में रक्षा मंत्री रहे ए एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी, उनके बेटे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा दूर चुनाव नहीं रह गए हैं लोकसभा के। इसी के चलते जब कांग्रेस को अपनी पार्टी मजबूत करनी चाहिए और उसी के पहले जनवरी में इस्तीफा दे चुके अनिल एंटनी ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसी साल की शुरुआत में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री ने पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर एंटनी ने गहरा आक्रोश जताया था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। इसके बाद से ही उनके बीजेपी से जुड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। अनिल एंटनी केरल कांग्रेस की मीडिया का काम संभाल रहे थे। एंटनी ने बीजेपी से जुड़ने के अवसर पर यह भी कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं की अलग सोच है। उन्होंने कहा कि धर्म एक ही परिवार की सेवा करना है, उन्हें ऐसा लगता है। तो चार बड़ी खबरों पर भी हम चर्चा करेंगे। चार बड़ी खबरें, जहां पर पहली बड़ी खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी ने आज 43वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। दूसरी बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने गृह मंत्री से मुलाकात की है। तीसरी बड़ी खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं। हनुमान जयंती का आज दिन है। पूरे देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और चौथी बड़ी खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आकांक्षा के मौत का राज जल्द ही खुलेगा।
आरोपियों पर जल्द ही नाम घोषित होने की बात भी कही जा रही है। पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। 43वां स्थापना दिवस बीजेपी मना रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को 45 मिनट तक संबोधित किया। हनुमान जयंती भी है आज, तो उनके कामों का उदाहरण देकर बीजेपी की कार्यशैली का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है और सबकी मदद करने की कोशिश करती है। वहीं पीएम ने जनसंघ और आज की बीजेपी की बात की है। कहा कि कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में ना रहे, लोगों से जुड़े। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा कि ये दल बीजेपी के काम को पचा नहीं पा रहे हैं। ये हताश लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उन्होंने बीजेपी के फ्यूचर प्लान को भी कार्यकर्ताओं के साथ शेयर किया है। पीएम ने कहा, आज तक जिन महान लोगों ने पार्टी को संवारा है, समृद्ध और सशक्त किया है, उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को शीश झुकाकर प्रणाम मैं करता हूं। 43 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था। इसके पहले बीजेपी को जनसंघ के नाम से जाना जाता था। तो आपको बताते चले कि बीजेपी का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। इसके पहले से जनसंघ कहा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनता को संबोधित भी किया है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ देवराज आहूजा, जो कि बीजेपी नेता है, जुड़े हुए हैं। देवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। देवराज जी, 43वां स्थापना दिवस बीजेपी मना रही है। जगह जगह कमल का फूल बनाया जा रहा है। उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। किस तरीके से और क्या कुछ देखने को मिल सकता है आज के खास? मैडम, आप आज देखिए 6 अप्रैल 1980 को आज हमारा जो 43वां अपना दिवस है जी, और बड़े फख्र गर्व की बात है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 303 सीटें लोकसभा में जीती और राज्यसभा में हमारा बहुमत है। और कितने राज्यों में सरकार है? 19 से 20 राज्यों में। ठीक है मैम। अब हमने बताइए कि 6 अप्रैल 1980 से लेकर आज तक हमने जो सेवा मात्र का जो हमने चुना है रास्ता, और आदरणीय मोदी जी ने भी आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर सबको बधाई भी दी, पूरे देशवासियों को और कार्यकर्ताओं को, विशेष तौर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने प्रेरणा दी है ये सभी लोगों से जुड़ के हमें जो सेवा करनी है देश के हर नागरिक की। तो आज हमारा जो चाहे जो दिल्ली प्रदेश हो 1400 जगहों पे जो है स्थापना दिवस मना रहा है। हर मंडल में हर अपना जो कार्यकर्ता तक, आखिरी हमारा जो कार्यकर्ता है वहां तक, और हमारा जो राष्ट्रीय कार्यालय हो, चाहे प्रदेश के पूरे हमारे जो देश में जितने हमारे प्रदेश है उनके कार्यालय हो, सब जगह जो है भाजपा का झंडा लहराकर और पूरे जो है हमारे कार्यकर्ता एकत्र होकर भाजपा के स्थापना दिवस मना रहे हैं। आप देखिए 1984 में जो 2 सीटें वाली हमारी पार्टी आज 303 लोकसभा में है, तो भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद 140 करोड़ जनता जो लगातार दे रही है, तो आज भाजपा अपना काम भी कर रही है और देश में भी विदेशों में भी भारत का नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को मैं भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मोदी जी को, हमारे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, दिल्ली अध्यक्ष या सभी प्रदेश अध्यक्षों को सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका चैनल भी हमारे अपना पार्टी को जिस तरह कवर करता है और भारतीय जनता पार्टी को अलग रिस्पेक्ट से देखा जाता है, तो आपका भी विशेष धन्यवाद है। देवराज जी, बेहद लंबा सफर बीजेपी ने तय किया है। जनसंघ इसके पहले हुआ करता था, तो पूरे सफर की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले 2 सीटें थी, आज 303 सीटें हैं, तो अगर पूरे सफर को देखा जाए तो पार्टी के अंदर कितना बदलाव देखने को मिला है? आप देखिए सन 1952 में जो जनसंघ की स्थापना हुई थी, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे मदन मोहन मालवीय, उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, मुरलीधर जोशी जी, राव लक्ष्मण जी, हमारे मुरलीधर जोशी जी, हमारे राजनाथ सिंह जी, वेंकैया नायडू जी, इन्होंने भी इतना जो लंबा सफर तय किया। आदरणीय सुषमा स्वराज जी और आदरणीय अरुण जेटली जी का नाम मैं लेना बिल्कुल नहीं भूलूंगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हम लोग को जो एक अच्छा नेतृत्व के साथ साथ हमें मार्गदर्शन मिला और पूरे देश को उसका फायदा मिला है। चाहे सुषमा जी का IND मिनिस्ट्री हो या विदेश मंत्रालय या माननीय अरुण जेटली जी का जो कानून मंत्रालय से लेके देश में जितने संविधान में अनुच्छेद में जितने अमेंडमेंट हुए, तो ऐसे हम लोगों को बिल्कुल नमन करते हुए ये जो कहेंगे 1952 से जो आज तक का सफर था, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सभी कुरीतियों को
अपना जो जनता के सामने है, और कांग्रेस ने क्या क्या कृत्य किए हैं ये सबके सामने है। आज भारतीय जनता पार्टी की उत्थान पे आप देखिए, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का नाम है, जिसमें सबसे कई करोड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, हमारे मेंबरशिप लेते हैं आज भी। और विश्व में भी भारतीय जनता पार्टी का नाम आदरणीय मोदी जी ने, मैं तो विशेष तौर पे कहूंगा, बड़े अच्छे लेवल पे अपने कार्य से, अपनी मेहनत से, अपनी क्षमता से, हमारे जेपी नड्डा जी और अध्यक्ष जी हों, या हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे जितने कार्यकर्ता है, विधायकगण है, सांसद है, सबने अपना योगदान पूरा करो। और हर कार्यकर्ता भाजपा का इतना अनुशासित है, आप देखिए कभी भी हम लोग जो है हमेशा विकास का मार्ग करते हैं, अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं। चाहे हमें कोई जो समस्या आती है तो संविधान के अंतर्गत हमें अगर प्रदर्शन धरना नहीं करने तो पुलिस की इजाजत से हम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है और हम सब उसके एक कार्यकर्ता है, अनुशासित कार्यकर्ता है, और हमें बहुत गर्व महसूस होता है। जी जी, तो एक तरीके से कहा जा सकता है देवराज जी, कार्यकर्ता भी पार्टी में काफ़ी खुश है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को रखा जाता है बेहद ही अच्छे तरीके से वो काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। आज तो बीजेपी का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया है, हनुमान का उदाहरण दिया है। पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हनुमान की तरह काम करने की बात की है। एक संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को भी प्रधानमंत्री ने दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में 16 मुस्लिम धर्मगुरुओं का डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच, इस्लामोफोबिया, सांप्रदायिक हिंसा और मॉब लीचिंग जैसी घटनाओं पर ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि मदरसों की व्यवस्था में हमें सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। उनकी स्वतंत्रता संविधान से मिला हमारा मौलिक अधिकार है। हम इस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, लेकिन इसी के साथ छात्रों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में किए जाने वाले हर उपाय के लिए हम तैयार हैं। दीनी मदरसों के बारे में असम के मुख्यमंत्री का बयान निंदनीय और दिल दुखाने वाला है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में सड़कों पर जिस प्रकार बलवा मचाया जा रहा है वो अफसोसजनक है। जिस धरती पर हमें विकास और एकता का प्रदर्शन करना चाहिए, उस धरती पर आज धार्मिक नारों, नफरती धमकियों और एक दूसरे पर हमलों के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। देश भर में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के विरुद्ध नफरत और उकसावे की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे देश की आर्थिक और व्यापारिक हानि के साथ देश की छवि पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बता दें, मदरसों के बारे में असम सीएम के बयान को निंदनीय बताया है। अमित शाह से मुस्लिम धर्मगुरुओं का एक डेलीगेशन मिला है। मदरसों में हस्तक्षेप नहीं करने की मांग इस दौरान की गई है। साथ ही साथ असम सीएम के बयान को निंदनीय बताया। धर्मगुरुओं का कहना है कि मदरसों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो आपको बताते चले कि इस दौरान धर्मगुरुओं ने अमित शाह से मुलाकात की है और तमाम मांगे की हैं। 16 मुस्लिम धर्मगुरुओं का डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच, इस्लामोफोबिया, सांप्रदायिक हिंसा और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ ललन प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ओंकार न्यूज में। ललन जी, अमित शाह से मुस्लिम धर्मगुरुओं की एक डेलीगेशन ने मुलाकात की है। तमाम मांगे इस दौरान मांगी गई है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इसमें ये रही है कि मदरसों में हस्तक्षेप नहीं करने की बात कही गई है धर्मगुरुओं की तरफ से। ये बहुत सी बात डिमांड उन्होंने रखी है। एक तो ये रखा है कि मुसलमानों के खिलाफ पूरे देश में वातावरण पैदा किया जा रहा है, और हाल ही में आपने देखा होगा कि मुस्लिम कंट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी इस बात को उठाया और भारत सरकार ने बड़े कड़े शब्दों में जवाब दिया इसका। अभी देखिए कि जो रामलीला को ये अभी जो रामनवमी पर हुआ है सब बंगाल में और बिहार में, ये पत्थर किनके घरों से चले थे? हिंदुओं ने पत्थर बनाए मारे थे क्या? जी। सारे पत्थर तो मुसलमानों के घरों से आ रहे थे, और इसके ऊपर मुसलमान कहते हैं कि हमारे खिलाफ वातावरण पैदा किया जा रहा है। तो इस तरह का भ्रामक प्रचार जो हिंदुस्तान के खिलाफ किया जा रहा है देश में भी और देश के बाहर में भी, वो बंद होना चाहिए। ललन जी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से मांगे की जा रही हैं और खास करके ये मदरसों को लेकर जो मांग की गई है, क्यों ये नहीं चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे?
या फिर पहले भी जब गिनती की बात आई थी कहाँ क्या क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें भी मना किया गया था? इतने दिन से मदरसे चल रहे थे तो तब तो नहीं हो रहा था इसके खिलाफ, लेकिन पिछले कुछ सालों से मदरसों में जिस तरह से किस्से हुए हैं और जिस तरह की चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनके सिलेबस वगैरह में, उसको लेकर सवाल तो उठे हैं देश में जी। कि मदरसों में लोगों को देश की प्रति जो भावना होनी चाहिए वो मदरसों के बच्चों में नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? मदरसों में जो बच्चे पढ़े तो भारत के ही बच्चे हैं ना, जी। तो उनको कोई इस तरह की शिक्षा जाती है कि वो आतंकवादियों के साथ या जो कट्टरवादी हैं उनकी बातों को उनकी रुचि पैदा की जाती है और आगे चल के कट्टरवादी बनने की राह पर जाते हैं। तो मुसलमान भाइयों को ये बात सोचनी चाहिए कि वो मदरसे चलाएं, अपनी धार्मिक शिक्षा दें। इसके लिए इस देश में कोई मनाही नहीं रही है और हजारों साल से मतलब सैकड़ों साल से मदरसे चल ही रहे हैं, जब यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य तब भी और अब भी, और किसी प्रांतीय या किसी सरकार ने उनको बैन नहीं किया है। लेकिन जो जायज रेस्ट्रिक्शन है वो तो लगने ही है। अगर मदरसों में इस तरह की शिक्षा दी जाती है जो देश के हित में नहीं है तो मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए, उन लोगों को जो इसके प्रबंधक है, क्यों इस तरह का सिलेबस होता है और क्यों इस तरह की पढ़ाई होती है। अपनी धार्मिक पढ़ाई करें, कुरान के बारे में पढ़ाएं, अच्छी बात है, लेकिन कट्टरवादी सोच न पैदा करें बच्चों में। तो अमित शाह ने थोड़े साफ शब्दों में उनसे कहा कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये एक वो पसंदीदा जो कर्नाटक में कुछ मुस्लिम आरक्षण को लेकर था तो उसको भी शाह जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो आरक्षण उनका चल रहा था वो आरक्षण चलेगा, ये बड़ा बराबर प्रकार है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि जो दुर्भावना पैदा हुई है तो क्या डेलीगेट से जिसने मुलाकात की है वो संतुष्ट नजर आए हैं इस मुलाकात से? नहीं, देखिए अब वो सेटिस्फाइड है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, है तो वही कह सकते हैं कि वो लोग सेटिस्फाइड है या नहीं है। लेकिन ये कि अमित शाह ने उनको, अब देखिए जो सीए पर की बात चल रही थी, जो बाहर से हिंदू और सिख बेचारे मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वो हिंदुस्तान में आ रहे हैं, तो उनकी संरक्षण के लिए जो कानून बना तो ये लोग कहते हैं कि वो मुसलमानों की नागरिकता जारी। तो शाह साहब ने उस मीटिंग में बड़े साफ शब्दों में कहा कि आप हमारे साथ बैठ जाइए, अपने वकीलों को ले आइए, बैठाइए, मेरे को बताएं कि कैसे मुसलमानों की नागरिकता जारी। मुसलमानों के ऊपर तो उनकी सियासत पर ऐसा कोई असर पड़ता ही नहीं। ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए हो जो बेचारे वहाँ से मारे जा रहे हैं, जिनके घर द्वार लूटे जा रहे हैं, जिनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिनकी हत्या की जा रही है, वो भाग के यहाँ आ रहे हैं, तो उनको हम नहीं शरण देंगे तो कौन देगा? अगर इन लोगों को सिखों को भारत नहीं शरण देगा तो दुनिया में और कौन सा देश उनको शरण देगा? बिल्कुल। और अमित शाह ने बड़े साफ शब्दों में उनसे कहा है, आप देखिए जो मीटिंग में आज हुई है, तो ये लोग इस तरह की बातें देखो जो उठाते हैं तो इनको खुद भी सोचना चाहिए कि भारत के नागरिक होने के लिहाज से इनकी भी अपनी जिम्मेदारी भी है। और इस तरह से बिल्कुल लालन जी, जिम्मेदारी तो है उनकी। और अमित शाह से मुस्लिम धर्मगुरुओं के जो डेलीगेशन ने मुलाकात की है वो संतुष्ट है नहीं, ये भी देखने वाली बात है, वो तो वही जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि मुस्लिम धर्मगुरुओं का ये भी कहना है कि मदरसों की व्यवस्था में हमें सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। उनकी स्वतंत्रता संविधान से मिला हमारा मौलिक अधिकार है, हम इस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी के साथ छात्रों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में किए जाने वाले हर उपाय के लिए हम तैयार हैं। आज देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। वहीं सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था। कई राज्यों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पिछले हफ्ते रामनवमी पर हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए राज्यों में पुलिस बल तैनात है। वहीं इन राज्यों में बंगाल, बिहार के साथ दिल्ली भी शामिल है, जहाँ के जहांगीरपुर इलाके में पिछले साल हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। बंगाल के हुगली में पिछले दिनों पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई थी। इसे देखते हुए पुलिस ने इलाके में माहौल का जायजा लेने के लिए रात में फ्लैग मार्च किया। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी व अन्य हिंदू संगठनों को जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। पुलिस ने 2 शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी है। एक शोभा यात्रा सुबह 10 बजे से शुरू होगी, दूसरी यात्रा दिन में 2 से 3 बजे निकाली जाएगी। पुलिस ने रूट तैयार कर लिया है और संगठनों को कानून के दायरे में रखते हुए यात्रा निकालने के लिए कहा है। तो बताया जा रहा है कि जहांगीरपुरी में
यात्रा आज निकाली गई है। पुलिस की जगह जगह यहाँ पर तैनाती की गई है और पहले अनुमति नहीं दी गई थी यात्रा निकालने की, लेकिन बाद में दे दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति और ये यात्रा शांतिपूर्ण निकाली गई। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में आरोपी सिंगर समर और उसके भाई संजय के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। पुलिस को आशंका थी कि दोनों भाई विदेश भाग सकते हैं। पुलिस दोनों की 10 दिन से तलाश कर रही है। अब तक 4 राज्यों के 9 शहर और 50 से अधिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी जा चुकी है, तो वहीं 4 टीमों ने शहर से लेकर गांव तक खाक छानी। सिंगर के रिश्तेदारों, भोजपुरी कलाकारों समेत 100 से अधिक करीबियों से पूछताछ हुई, मगर दोनों भाइयों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। इधर पुलिस ने आश्वासन और उच्च अधिकारियों को नाम की घोषणा के लिए पत्रावली भेजी है। अप्रूवल मिलने के बाद दोनों पर इनाम घोषित किया जाएगा। तो वहीं पुलिस के मुताबिक अब गायक समर सिंह और उसके भाई को पकड़वाने वाले का नाम गोपनीय रखने की प्लानिंग है। पुलिस सूत्रों की माने तो समर सिंह पर पुलिस 25,000 का इनाम घोषित करने की तैयारी में है। मुंबई और पटना से टीमों के लौटने के बाद समर सिंह को इनामिया बनाने की कवायद तेज हो जाएगी। एसीपी संतोष सिंह ने बताया कि चंद दिनों में ही समर सिंह और उसके भाई पर इनाम घोषित कर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है। चार बड़ी खबरों पर आज हमने चर्चा की है, तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।